नमस्कार, मैं हूं हरिंदर कौशल। बहुत बहुत स्वागत है आपका जन सेतु राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क पर। अभी हम उपस्थित हैं डिफेंस कॉलोनी में। आज हम बात करेंगे दिल्ली में हो रहे विधानसभा चुनावों पर। जैसे कि आप जानते हैं कि दिल्ली के बीच में विधानसभा चुनावों की घोषणा हो चुकी है। सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं इस आशा के साथ कि इस बार सरकार हम बनाएंगे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो। और इस बार जो मुकाबला है वो कड़ा होने वाला है, क्योंकि तीनों पार्टियां अपनी पूरा जोर लगा रही हैं। कांग्रेस की बात करें तो राहुल गांधी जी प्रचार में कूद चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने भी तक 2 रैलियां की हैं, जिससे कि लग रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है। और जैसे कि कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी चाल, चरित्र और चेहरे की पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है, वो देखने को भी मिल रहा है, क्योंकि उनके जो कार्यकर्ता है वो युद्ध स्तर के ऊपर प्रचार में लगे हुए। ऐसे ही अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो अभी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी तो रोड शो शुरू करेगी, लेकिन केजरीवाल अभी तक 70 से 75 रोड शो कर चुके हैं और पूरे दमखम के साथ लगे हुए हैं। इस बार उनके पास मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी भी नहीं है और वो बहुत छोटी छोटी सभाएं करके कोशिश कर रहे हैं कि वो जनता के बीच में जाएं और जनता से बात करें और जनता को बताएं कि आम आदमी पार्टी क्या करने वाली है और पिछले जो 10 साल की उनके कार्यकाल रहा उसकी क्या उपलब्धियां रही। भारतीय जनता पार्टी अपने जो दूसरे राज्यों में सरकारें हैं उनके विषय में बता रही है कि उन्होंने वहां पे क्या किया। कांग्रेस भी अपने कर्नाटका के रोल मॉडल को जनता के बीच में लेके जा रही है और जनता को बता रही है। देखना यह है कि इस बार चुनाव किस करवट बैठता है। थोड़ा मैं आपको पिछले चुनावों के बारे में बता दूं तो 2015 में आम आदमी पार्टी को 54% वोट पड़े थे और 2020 में 53%। और ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी को 35 और 38% के लगभग वोट पड़े थे और कांग्रेस को एक बार 4% और एक बार 8% वोट पड़े। तो इस बार जो संघर्ष है, कहा जा रहा है कि जब कांग्रेस इस बार पूरे दमखम से उतरी है तो देखना है कि कौन सी पार्टी का नुकसान पहुंचाती है। वो आम आदमी पार्टी का वोट प्रतिशत काटती है या भारतीय जनता पार्टी का वोट काटती है। अब देखा यह गया है कि आम आदमी पार्टी का जो वोट प्रतिशत है वो 54% के करीब, लगभग 54% के करीब जो बना हुआ है और इतना ही वोट प्रतिशत इस बार आने की उम्मीद है। अगर कांग्रेस इस बार वोट काटती है तो क्या वो आम आदमी पार्टी का वोट काटेगी? आम आदमी पार्टी जो कि हम कहें कि जो लोअर इनकम ग्रुप है उसके बीच में बहुत ज़्यादा प्रचलित है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अपने कार्यकाल में फ्री बस सर्विस, पानी, बिजली, स्वास्थ्य और एजुकेशन के ऊपर खास ध्यान दिया, जिसकी वजह से जो गरीब तबका है वो जो वोटर है वो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ। और अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पास ना तो कोई चेहरा है, ना ही कोई इस प्रकार की योजना कभी उन्होंने अपने शासन जब भी वो रहे, वैसे तो 25 साल से वो है ही नहीं, एक बहुत लंबा समय होता है 25 साल का। बाकी भी जिन राज्यों में सरकार रही वहां पर कोई इस प्रकार की सुविधा उन्होंने अभी तक नहीं दी है। तो देखना यह है कि इस बार चुनाव किस करवट बैठता है। आज हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता जेके शर्मा जी हैं, जो कि वकालत के साथ साथ राजनीति के ऊपर भी बड़ी कड़ी नजर बना के रखते हैं। हम शर्मा जी से जानेंगे कि इस बार जो चुनाव होने वाला है वो चुनाव क्या मुद्दों के आधार पर लड़ा जाएगा या धर्म के आधार पर लड़ा जाएगा। नमस्कार शर्मा जी। नमस्कार सर। शर्मा जी, इस बार चुनाव किस आधार पर होने वाला है? देखिए, जहाँ तक दिल्ली की बात है सर, ये बात सर्वविदित है कि जनतंत्र के अंदर संख्या बल जो है बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। और जहाँ तक दिल्ली की बात है, एक गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का संख्या बल बहुत ज्यादा है। उन लोगों को उनमें वो समझ नहीं होती, वो विवेक नहीं होती है जो देश हित, राजहित या जो समाज का हित सोच सकें। उनके केवल एक ही बात होती है, वो जो है कंटेम्प्रेरी, जो वर्तमान में उनको क्या फायदा मिल रहा है, किस तरह से सस्ती चीजें मिल सकती हैं, उसकी वो कल्पना कर सकते हैं, वो भविष्य की कल्पना नहीं कर सकते।
ऐसे वादों के लिए कि जैसे आपने कहा कि एक जो है जैसे आपने कहा आम आदमी पार्टी ने बहुत सारी स्कीमें लॉन्च करी, फ्री बस दी, फ्री सर्विसेज दी, तो जो दिखने में आता है कि भी लेडीज के लिए फ्री बसेस दी, बिजली के बिल को उन्होंने फ्री किया, तो ये एक मेजोरिटी जो संख्या बल जो है उसको आकर्षित करता है। और जो बिलो पॉवर्टी लाइन से बहुत सारे आपने देखा होगा झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले या जो गरीबी रेखा से नीचे लोग जो रह रहे हैं ईवीएस क्वार्टर्स में रह रहे हैं, उनका आकर्षण का केंद्र जो है आम आदमी पार्टी रहेगी, क्योंकि उनमें वो विवेक नहीं है जिसके बल पे ये सोच सके कि कैसे एक सुदृढ़ समाज की स्थापना की जा सकती है, कैसे एक अच्छे राज्य की स्थापना की जा सकती है, कैसे अपने परिवार को अच्छी शिक्षा देके भविष्य बनाया जा सकता है। उन्हें ये नहीं पता है कि इस रेवड़ी से भविष्य नहीं बनता, भविष्य की जो है नींव संघर्ष से लिखी जाती है, उस संघर्ष की तपन में बैठ के ही आगे अच्छा भविष्य बनता है। तो जहां तक मेरा व्यक्तिगत मानना, उसका एक दूसरा कारण और भी है, क्योंकि हमने देखा है अगर 100 में से 40 लोग बिलो पॉवर्टी लाइन के हैं तो उनके पास समय ज्यादा होता है, क्योंकि उनके पास एक ही चीज अधिकता में होती है, वो समय और दुख उनके पास बहुत होते हैं। तो वो वोट डालने की जो परसेंटेज होती है उन लोगों की बहुत अधिक होती है, बजाय उनके जो एक ऐशो आराम की या जो अबव पॉवर्टी लाइन या मिडिल क्लास के लोग होते हैं। क्योंकि हमारे लोकतंत्र का एक ये ड्रॉबैक भी है कि यहाँ पर राइट टू वोट मैंडेटरी नहीं है, तो क्योंकि उस दिन छुट्टी होती है तो आपने एक अक्सर देखा होगा कि एक विशेष वर्ग जो होता है वो घर पे उस छुट्टी का आनंद लेने में ज्यादा विश्वास रखता है, रेदर देन के अपेक्षाकृत इसके कि वो एक लोकतंत्र में जो उसका कर्तव्य जो संविधान में भी लिखा हुआ है उसका पालन करे। तो ऐसी अवस्था के अंदर मेरा जहां तक मानना है, जहां तक वोट की मेजोरिटी का सवाल है, मेरा मानना है कि आम आदमी पार्टी इन सबसे अग्रणीय है। आम आदमी पार्टी अपना इतिहास कायम रखेगी। हो सकता है कि उसकी सीटें कम आए, लेकिन मेरा अपना आकलन है कि वो जो है वो मेजोरिटी लाएगी। एक चीज धर्म और मुद्दों की बात कही, देखिए इसके लिए एक जनता को समझदार होना पड़ेगा। ये बात जो है बहकावे कह रहे, धर्म कभी भी जो है जनतंत्र के अंदर, लोकतंत्र के अंदर धर्म का एक अलग महत्व होता है, लेकिन वो डिसाइसिव फैक्टर नहीं होता है। वो जनतंत्र का या सरकार के निर्माण का निर्धारण नहीं कर सकता। धर्म एक आपकी निजी आस्था का केंद्र हो सकता है, एक समाज की आस्था का केंद्र हो सकता है, एक धारण करने की वस्तु हो सकती है, वो हर एक व्यक्ति को धारण करेगा। आप मुझे बताइए अगर धर्म के आधार पर हो तो जो कि कांग्रेसी हैं उसके अंदर भी हिंदू मुसलमान है, बीजेपी के अंदर भी हिंदू मुसलमान है क्या, या आम आदमी पार्टी के भी आपने देखा होगा कि जो हमारे जो वर्तमान दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल साहब, वो भी जो हनुमान चालीसा गाते हैं। तो ये धर्म सबने धारण कर रखा है। इससे यदि सरकार का निर्धारण होगा या नीति निर्धारण होगा तो वो किसी भी व्यवस्था के लिए अच्छी चीज नहीं होगी, क्योंकि धर्म में धूप और छांव एक होती है, सुख और दुख एक होता है, और सत्ता विसत्ता दोनों एक रखी जाती है। धर्म का इससे कोई लेना देना नहीं है। जनतंत्र में सरकार जो बनानी होती है वो मुद्दों के आधार पर बनानी होती है, क्योंकि उसका एक उद्देश्य होता है। उसका उद्देश्य समाज का निर्माण, राज्य का निर्माण, राष्ट्र का निर्माण करना होता है। वो मुद्दों के आधार पर होना चाहिए, धर्म के आधार पर नहीं। ऐसी मेरी व्यक्तिगत राय है। सर, जैसे कि भी आपने कहा कि जो चुनाव है मुद्दों के आधार पर होना चाहिए, धर्म के आधार पर नहीं। क्योंकि यदि अगर गरीबी दूर करनी है तो उसको वैज्ञानिक दूर करेंगे, धर्म से गरीबी दूर नहीं हो सकती। अगर धर्म से दूर होती तो हम तो बहुत समय से धर्म अपनाए हुए हैं। देखिए ये बात आपने बिल्कुल ठीक की। जिस समय में ना, देखिए हमको ना गहरा अवलोकन करना पड़ेगा उस समय का भी। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि भाई हम हजारों साल से सनातन धर्म में ओल्ड, जो हम सबसे सनातनी सभ्यता हमारे पास है, संस्कृति हमारे पास है। उसका एक कारण था हम उस समय को नहीं अपना रहे हैं, क्योंकि उस समय में भी देखेंगे तो हम एक चीज याद रखिए, बदलाव समय का नियम होता है। हर चीज के अंदर इंप्रूवमेंट होती है, हर चीज के अंदर सुधार होता है, हर चीज की एक आयु होती है। धर्म में भी समय समय पर सुधार होता है, इसीलिए हमने उस धर्म के अंदर भी एक व्यवस्था की थी, वो शास्त्रार्थ की व्यवस्था थी। ऐसा नहीं है कि एक समय पर जब हम सोने की चिड़िया ऐसे नहीं कहलाते थे, क्योंकि हम धर्म और विज्ञान दोनों को साथ लेके चलते थे। इस बात से आपकी मैं सहमति रखता हूँ कि धर्म के आधार पर आदमी की तरक्की नहीं हो सकती है, क्योंकि जीवन चलाने के लिए, जैसे जीवन में 9 रसों की जरूरत
जरूरत होती है। इसी तरह से अगर विज्ञान धर्म का आधार है तो धर्म उसका धारण करने वाला है, तो इन दोनों चीजों की जरूरत होती है। और बिना आधार के कोई नींव नहीं बन सकती। आप किसी भी कंट्री को ले लीजिए, आप क्या समझते हैं कि अमेरिका में जो है धर्म नहीं है? आप एक साल आज की डेट में मेरी माने, आप इजराइल को देखिए, उनसे ज्यादा धार्मिक आदमी कोई नहीं, लेकिन उनका आधार, जीवन का आधार, उनके देश का आधार धर्म नहीं है। धर्म उन्होंने धारण किया गया, अपनी आधारशिला उन्होंने विज्ञान के बलबूते पर रखी है। और उस देश ने कम संख्या बल कम होते हुए भी पूरे विश्व के अंदर एक अपनी अलग जो पहचान बनाई है, वो अपने पुरुषार्थ पे, अपनी वैज्ञानिक कसौटियों पे और अपने वैज्ञानिक तरक्की के बेसिस पे, अपनी वैज्ञानिक प्रगति के बेसिस पे उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। तो विज्ञान आधार है, उसके बिना किसी की कल्पना नहीं कर सकते। अगर आप केवल धर्म को पकड़ के रख बैठे रहेंगे तो मेरे हिसाब से एक इमारत का निर्माण करेंगे जिसकी नींव नहीं है। सर, आपको नहीं ऐसा लगता कि जो दिल्ली की विधानसभा के चुनाव है, कहने के तो विधानसभा के चुनाव है, लेकिन ये चुनाव कहीं एमसीडी से भी कम है? बिल्कुल। क्योंकि देखिए, आपकी केजरीवाल सरकार है, चुने हुए सीएम होता है आम आदमी पार्टी का, चाहे वो तीसी हो चाहे वो केजरीवाल साहब हो, लेकिन उनके पास एक पीएन को बदलने की भी पावर नहीं है। और अगर हम बात करें तो दूसरे, अगर जैसे कि कहा जा रहा है कि भारतीय जो आम आदमी पार्टी पिछले 10 साल से है, लोग देख रहे हैं कि उन्होंने क्या कार्य किया, विकास का क्या नहीं किया, तो लोग ये भी तो देख रहे हैं ना कि एक तरीके से सरकार तो एलजी साहब ही चला रहे हैं। देखिए, जहां तक सरकार के संचालन का हिसाब, एक व्यवस्था है। ये व्यवस्था चाहे आम आदमी पार्टी की हो, और ये बात ठीक है, कहीं ना कहीं पर द्वेषभाव होता है। जो सत्ता में होता है वो सत्ता का दुरुपयोग करता है। और इस बात से, क्योंकि हमने जब कांग्रेस का सत्ता में थी तो हमने देखा था कि हालांकि सौभाग्य ये था कि कांग्रेस की सत्ता जो है दिल्ली के अंदर भी थी, वहां पर भी तो हमने तरक्की का वो देखा। क्योंकि यहाँ पर सत्ता में जब आदमी आता है, हम लोगों की एक प्रवृत्ति हो गई है कि हमें विकास और जनता या समाज की भलाई से ज्यादा अपना सिक्का जमाने में ज्यादा रुचि रहती है, तो इसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन आपके लिए इस व्यवस्था के लिए हमें आमचूल परिवर्तन जो करना पड़ेगा वो एक संवैधानिक व्यवस्था में करना पड़ेगा। इसको पूर्ण राज का दर्जा कैसे दिया जाए या कैसे इन शक्तियों का जो विकेंद्रीकरण ना हो पाए, इसके लिए हमें करने के लिए सेंट्रल में जाना पड़ेगा, ना कि जो है किसी पर दोषारोपण करना पड़ेगा। तो ये व्यवस्था की खामी हो सकती है, वैसी नहीं हो सकती। सर, कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे कि जो जब कोई व्यक्ति एक संवैधानिक पद जैसे प्रधानमंत्री बन जाता है तो पूरे देश का हो जाता है, उसको पार्टी हित में ना प्रचार कर देश हित में प्रचार करना चाहिए? ये बिल्कुल बात आप ठीक कह रहे हैं। जब प्रधानमंत्री होता है तो आप देश का ही प्रधानमंत्री होता है वो, क्योंकि ये जो हमारे 1 अरब 40 करोड़ लोगों ने उनको चुना है और वो पूरे देश का नुमाइंदा होता है, पूरे देश की तरक्की के लिए काम करना चाहिए जो हमारे, और उसी की उन्होंने शपथ ली होती है। यदि आप देखें तो जो है जहाँ से उनका आरंभ होता है, जो उनके कार्यकाल का आरंभ होता है, वो इसी शपथ के साथ होता है कि मैं पूरे देश की सेवा करूंगा, मेरे लिए सब, बिना किसी भेदभाव के सब मेरे लिए बराबर। सर, जैसे कि दिल्ली है, दिल्ली की जो जनता है, दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को, जिनकी इस समय केंद्र में सरकार है, मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता ने 7 सांसद दिए हैं। जी ठीक है, जो हमारे सांसद हैं, कभी भी अगर दिल्ली में कोई भी विपदा आती है, चाहे वो प्राकृतिक विपदा हो या कोई विकास की बात हो, कुछ हो, तो कहीं पर भी कभी सांसद दिखाई नहीं देते हैं। कभी भी जाके ऐसा नहीं लगा कि कोई जनता की समस्या रही हो, उसको लेकर जो हमारे सांसद हैं वो कभी जाके उन्होंने एलजी के साथ पास किए हो, वहां जाके धरना प्रदर्शन किया हो कि दिल्ली के बीच में इस प्रकार का विकास होना चाहिए। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि जो है एक बड़ी एक पार्शलिटी की जाती है, आम आदमी पार्टी को हमेशा गिराने की कोशिश की जाती है, दिखाने की कोशिश की जाती है, और जो विकास के कार्य जनता के लिए होने चाहिए, जिससे जनता अफेक्टेड होती है? जनता तो सबकी है ना सर, वो प्रधानमंत्री की भी जनता है, मुख्यमंत्री के लिए भी वो जनता है, उनको सिर्फ एक वोट बैंक क्यों समझा जाता है? देखिए, ये जनता की बौद्धिक कार्यकुशलता की विषय वस्तु होगी। मैं आपको एक बताएं, इसमें मैं यही कहूंगा, क्योंकि ये जो नेता आते हैं, आपने देखिएगा जिस समय एमपी के चुनाव होते हैं, सांसदों के चुनाव होते हैं, तो विभिन्न वादे जनता को करते हैं कि हम दिल्ली के लिए विकास करेंगे, वो विकास करेंगे। उसी तरह के वादे जो एमएलए होते हैं, विधायक होते हैं, उनके द्वारा भी किए जाते हैं। तो सांसद और विधायिका में अंतर होता है, लेकिन आपको जनता को ये आगे बढ़ के पूछना चाहिए
कि आप सांसद के रूप में जो विकास करने का वादा किया था वो आपने क्यों नहीं किया, और सेम आपको उत्तर ये पूछना चाहिए कि विधायक के रूप में जो आपने आप हमसे वादे किए थे विकास के लिए वो क्यों नहीं किए। ये बात ठीक है, क्योंकि सांसद भी अगर यहाँ पर 7 सांसद हैं तो उनका भी कोई कर्तव्य बनता है, उनको भी तो उनका भी तो सर जैसे भी आपने कहा कि जो सांसद है उनसे पूछना चाहिए, जैसे जिस पार्टी के सांसद होते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से हैं, चाहे आम आदमी पार्टी से या कांग्रेस से है, जिन्होंने उसको टिकट दी है, मतलब किसी भी पार्टी का जो शीर्षक नेतृत्व है जिसने उसको चुना है, उसको जनता के बीच में भेजा है, जनता ने उसको जितवाया, क्या उनका फर्ज नहीं बनता कि वो पूछे कि आप अपने क्षेत्र की जनता के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए बिल्कुल पता नहीं। देखिए इस लोकतंत्र के साथ ना जहाँ पर बहुत सारे कोई भी चीज होती है वो परिपूर्णता को प्राप्त नहीं होती है। जो लोकतंत्र में हमने वेस्टमिनिस्टर की पद्धति अपनाई है ये भी अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। कारण इसका क्या है कि यहाँ पर आपकी अकाउंटेबिलिटी, आपका उत्तरदायित्व निश्चित नहीं है। आप 5 साल के लिए, और उसके लिए जनता भी उतनी जिम्मेदार है जितने ये नेता है। उसका कारण क्या है, जब 5 साल के साथ आप आते हैं, आप पहले 5 साल पूर्व जब आप चुने जाते हैं तो एक गलत एजेंडे पे जनता आपके बहकावे में आपको चुन देती है, और दोबारा फिर जनता अपने राइट के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक नहीं होती है और सस्ती राजनीति का फिर शिकार बन जाती है। तो इसके लिए वो भी है, नेता तो सही है। वो राजनीतिक पार्टी भी आजकल जो है ना बहुत ज्यादा चालाक हो गई है ना, वो कैंडिडेट बदल देते हैं। नहीं मान लिया ना आपको इस चालाकी का। देखिए जन में इसमें एक बात है, ये समस्या अगर इसी तरह से रहेगा तो ये कभी अनएंडिंग प्रोसेस होगा, कभी अंतहीन प्रक्रिया हो जाएगी। आपको उसका एक उदाहरण आप देखिए, जितने भी जो है आप किसी भी डेवलप कंट्रीज का, जैसे जर्मनी हुआ, फ्रांस हुआ, अमेरिका हुआ, इनका उदाहरण लीजिए। यहाँ पे जनता बहुत जागरूक है। जनता जो है नेता से, अपनी लीडरशिप से, अपने नेतृत्व से उसकी जवाबदेही पूछती है। हमारे यहाँ क्या, हमारे यहाँ जवाबदेही की बजाय वो फ्री बस, फ्री बिजली, फ्री पानी, आप फ्री क्या दे रहे हो, आटा दाल, ये पूछते हैं। तो आपको अगर एक सुनहरे भविष्य की स्थापना करनी है, एक सुदृढ़ नींव अपने समाज की, अपने देश की, अपने राज्य की रखनी है, तो आपको इस भूख प्यास फ्री की सेवा से उठ के ऊपर आपको अपना उनसे पूछना पड़ेगा कि आपने अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन किया है कि नहीं किया। जब तक ये नहीं आता, आपको मैं बता दूं, 20वें साल तो मुझे हो गए, 2 दशक से ज्यादा मुझे देखते हुए, जब से मैंने होश संभाला है, और बल्कि ज्यादा ही, वो 3 दशक मान सकते हैं आप, जब से इसी तरह के वादे किए जा रहे हैं, चाहे आज एक्स पार्टी हो या वाई पार्टी हो, पिछली जनता उसके लिए केवल एक ही चीज जिम्मेदार है, उनका जो है उनकी दूरदर्शिता ना होना और उनकी अशिक्षा, उनकी जागरूकता ना होना ही इसके लिए जिम्मेदार। सर जैसे भी आपने कहा कि जो ये फ्री बीज है जी, जो मुफ्त की रेवड़ियाँ की जाती है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कई, मतलब कि हमने सभाएं देखी, जो जनसभाएं होती है उसके बीच में कहा कि ये जो फ्री बीज देती है हमारी पार्टी देती है और दे रही है, लेकिन हमारे देश के बीच में आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 81.35 करोड़ लोगों को हम 5 किलो राशन फ्री में देते हैं, जिसका बजट जो है 11,000 करोड़ है, जो उसके ऊपर हम खर्च करते हैं। और आज आप भली भांति जानते हैं कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति क्या है। उसके बावजूद भी, जैसे कि अभी हम रोड से गुजरते हैं, अभी हम सड़क से आए, अभी आउटर रिंग रोड से आए या दिल्ली के अंदर घूम रहे हैं, हम देख रहे हैं जाके वहां पर जगह जगह लगा हुआ है। कहीं कांग्रेस 2500 रुपये महिलाओं को सम्मान राशि दे रही है, तो भारतीय जनता पार्टी 2500 रुपये दे रही है, केजरीवाल साहब आम आदमी पार्टी 2100 रुपये दे रही है। तो सर ये पैसा आएगा कहाँ से? तो देखिए ये एक प्रश्न है जिसका उत्तर किसी के पास नहीं है, और जो कि इस प्रश्न का कोई आधार ही नहीं है। तो क्योंकि प्रश्न वो होता है जिसका कोई उत्तर हो, जहां जिसकी प्रश्न का उत्तर ही नहीं है, इसका मतलब प्रश्न आधारहीन है। ये बात फिर मैं दोबारा से कहूंगा, आप इस फ्री का चंदन घिस मेरे नंदन, इस आधार के ऊपर आप यदि जनतंत्र को निर्धारित करेंगे तो आने वाले समय पे देखेंगे ना आपके पास सड़क होगी, ना पुल होगा, ना स्कूल होगा, और जो सरकारी कर्मचारी हैं वो तनख्वाह के लिए वो रहते रहेंगे, जो आम नागरिक है जो टैक्स दे रहा है वो देता चला जाएगा, चीजें महंगी होगी और बहुत सारी समस्याओं को आपको सामना करना पड़ेगा। आपको एक ही चीज याद रखनी है, एक जो राजतंत्र का जो सूत्र होता है, जो एक अच्छे शासक को होना चाहिए, आप जैसे अंधे को आंखें दे दो, उसे चलना मत सिखाओ, आप उसे डंडी मत दो। अगर डंडी से उसका अंधापन दूर नहीं होगा तो आपको जो है नागरिकों को रोजगार दो, उनको भीख मत दो,
उनके अंदर अपने स्वाभिमान जगा, उन्हें भीख मत दो, 5 किलो आटे में उनको खरीदो मत, उनको रोजगार दो, उनको डंडा मत दो कि आप अंधे में रहोगे जीवन भर। फिर कभी किसी का अंधकार मिट सकता है यदि उसके हाथ में डंडा पकड़ाने से डंडी टूट जाएगी, कोई दूसरा डंडा देगा, कोई बेहतर उसके साथ घंटी वाला डंडा दे देगा। लेकिन जिस दिन उसने आपको आंखें दे दी आपने, वो आपकी डंडी छोड़ देगा और वो आप स्वतंत्र हो जाएगा। ऐसा ही काम आपको करना है। सर हमारे पास समय का अभाव है, मैं जानना चाहूंगा सिर्फ आप चंद शब्दों में गए कि जो हमारा वोटर है आप उसको क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, वोटर को जागरूक होने की जरूरत है, वोटर को और सक्षम होने की और परिपक्व होने की जरूरत है। वो आप आज के प्रलोभन में ना जाए, से इस फ्री बीज से बचे और अपने बच्चों के लिए, अपने संघर्ष के लिए, अपने जो वो संघर्ष जीवन के लिए कराए, क्योंकि आदमी जीता है अपने आने वाले बच्चों के लिए जीता, अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छे समाज के लिए। एक ऐसे सरकार का निर्माण करें जो उनको आंखें दे सके, डंडी ना दे। अभी हमें शर्मा जी ने बताया कि यदि आप देश का विकास चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका क्षेत्र विकास करे, दिल्ली विकास करे, जैसे दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, तो आपको ये जो छोटे छोटे प्रलोभन दिए जा रहे हैं कि 21 रुपये दिए जाएंगे, 25 रुपये दिए जाएंगे, अगर आप 25 रुपये मान के चलते हैं तो 80 रुपये रोज के, आप 80 रुपये के लालच में अपने बच्चों का भविष्य दांव पर लगा रहे हैं, अपने क्षेत्र का विकास दांव पे लगा रहे हैं। आज राजनीतिक पार्टियां ये समझ चुकी हैं कि आपको बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। आपको छोटा सा प्रलोभन देंगे, आपसे आपका वोट खरीद लेंगे, आप वोट दे देंगे, और जो बेसिक समस्याएं हैं जैसे कि बेरोजगारी, महंगाई और स्वास्थ्य, शिक्षा, इनके ऊपर वो ध्यान नहीं देंगे, आपके विकास की तरफ नहीं देखेंगे, क्योंकि उनको मालूम चल चुका है कि आपकी कमजोरी क्या है। वो आपकी कमजोरी पकड़ते हैं, बड़े बड़े लुभाने वादे और घोषणाएं कर दी जाती हैं, जिसकी वजह से आप उनके जो लुभाने वादे हैं उनमें फंस जाते हैं, और बाद में जो परिणाम आप भुगतते हैं, आपकी जो आने वाली पीढ़ी है वो भुगतेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके देश का विकास हो, आपके राज्य का विकास हो, तो आपको समझना होगा, सूझबूझ के साथ वोट डालना होगा, देखना होगा कि कौन सी पार्टी या कौन सा कैंडिडेट, जो उम्मीदवार आपके क्षेत्र से खड़ा हुआ है, पहले आप उसके बारे में जानें, उसको अच्छी तरह से परखें, देखें कि क्या कभी उसने कोई समाज सेवा का कार्य किया है, कि वो सीधा पैराशूट एंट्री करके आया है, जिसको आपके क्षेत्र के बारे में पता ही नहीं है, अपनी विधानसभा के बारे में नहीं पता कि कौन सा एरिया आता है, कौन सा नहीं आता है। तो आपको समझना होगा, सूझबूझ से वोट देना होगा। अपने सहयोगी कैमरामैन विमल चौहान के साथ हरिंदर कौशल, दिल्ली।